सारी उम्र लगा दी। 4 अगस्त को चीन मिसाइल फायर करता है जापान के सागर में और 31 अगस्त तक हड़कंप मचा देता है जापान। इस तरीके का हड़कंप कि न सिर्फ चीन बल्कि रूस के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। जानेंगे जापान ने ऐसा क्या कर दिया है। तो वहीं भारत के लिए ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि हाल ही में भारत और जापान ने भी मिलके कुछ बड़े फैसले लिए थे। जहां एक तरफ ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत के पीछे दुनिया क्यों पड़ गई। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं झूठ मूठ के पंगे नहीं लेने चाहिए, लेकिन ऐसा है ना कि दक्षिण चीन सागर की राजनीति कुछ ऐसी बनी हुई है कि झूठ मूठ के पंगे लेने वाले इधर एक नहीं दो पागल हैं। एक तो चीन है, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो खुद ही तानाशाही वाले मोड में चला गया है। तो उससे भी बड़ा पागल पहले से ही बैठा हुआ है उत्तर कोरिया में, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया वाले। अब ये जो किम जोंग उन है, इनको ना आव दिखता है ना ताव दिखता है। ये तो अभी 2 दिन पहले ही ये बयान दे रहे थे कि चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, हम भैया परमाणु बमों को नहीं छोड़ेंगे, सीने से लगा के रखेंगे, चाहे घास खाना पड़े चाहे कुछ भी खाना पड़े, और तुम अगर कुछ भी टेंटा करोगे तो फिर हम दाग देंगे। इसकी सनक जग जाहिर है और उसकी सनक में जिनपिंग की सनक और हावी हो जाती है। जापान के लिए सबसे बड़ी टेंशन वाली बात क्या है कि जापान के चारों तरफ जापान के दुश्मन देश हैं। जैसे कि जापान रूस को भी दुश्मन मानता है, वो तो सर पे खड़ा है। कुरिल आइलैंड को लेकर चलता रहता है विवाद। चीन जो पहले से जापान का दुश्मन बना पड़ा है, और उत्तर कोरिया, इन 3 देशों से तो पहले से ही जापान परेशान है। तो ऐसे में चीन ने 4 अगस्त को वो उकसावे वाला काम कर दिया जो उकसावे वाला काम उसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि जापान अगर हिरोशिमा और नागासाकी का कांड नहीं हुआ होता तो आज देखते आप कि दुनिया भर में जापान सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता और ये एक ऐसा सुपर पावर होता जिसके पैरों के नीचे दुनिया होती। वैसे चीन जापान के नरसंहार का मजा चख चुका है। जापान के बारे में चीन बहुत अच्छे से जानता है और यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया के लोग भी चख चुके हैं। पर एक बार फिर से चीन ने भड़का दिया। नागासाकी और हिरोशिमा बम विस्फोट के बाद जापान ने अमेरिका के साथ ट्रीटी साइन कर ली। उसके अपने लोग भी कहने लगे कि तुम्हारे कारण हुआ, हम छोटे से देश थे, हम खुश थे, हम अपने में थे, तुम यहाँ से निकल कर दूसरे की जमीनों को कब्जाने लगे, तुम आगे बढ़ने लगे, तुम बड़े बनने लगे और इस बड़े बनने के चक्कर में आज हमारा बहुत बड़ा नाश हो गया, हमारी पीढ़ियों का नाश हो गया, हमारे लिए एक बहुत संकट आ गया। ये संकट हमारी परेशानी का कारण बना जो अब हम 10 को भुगतेंगे। जापान ने तब अपने लोगों की बातें सुनी और लोगों की बातें सुनकर उन्हें लगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। भावना में बह गया जापान और भावना में बहकर जापान ने फिर ये तय कर लिया कि ठीक है, अब हम मात्र छोटी मोटे अपने बचाव के लिए डिफेंस में खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं करेंगे। और यहाँ जापान ने अपने मिलिट्री को भी छोटा कर दिया, उनको व्यापार में लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में लगा दिया। हालांकि जापान उसमें भी बहुत अच्छा करता चला गया क्योंकि वो लोग अनुशासन प्रिय थे, वक्त की कीमत जानते थे। लेकिन चीन ने जो मिसाइलें दागी ताइवान युद्धाभ्यास के दौरान जापान की तरफ, यही उसके लिए सबसे बड़ा काल बन गया क्योंकि अब जापान ने बड़े बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। एक तो सबसे बड़ा चीज ये किया है कि $790 मिलियन के तुरंत पैसे अलॉट किए हैं रक्षा बजट के रूप में, ताकि 2 इस तरीके के युद्धपोत बनाए जा सकें जो 20,000 टन वाले हों और जिसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हों। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा अपने आसपास। उसके अलावे कहा जा रहा है कि $40 बिलियन अगले साल के लिए बजट निर्धारित किया जा रहा है ताकि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी बना सके। अब देखिए, आप सोचेंगे कि 20,000 टन का मान लो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाला शिप बना भी लेता है जापान, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो फिर अभी आप जापान को समझे नहीं, जापान और जापान की टेक्नोलॉजी को नहीं समझे। जिस तरीके से दुनिया इजराइल के टेक्नोलॉजी का लोहा मान
बनती है वैसा ही जापान है। अगर जापान ने, मैंने कहा ना कि बंद नहीं किया होता डिफेंस पे खर्चा ना, तो आज रूपरेखा ही कुछ और होती। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जापान और भारत के बीच भी हाल में एक बड़े समझौते हुए हैं, जिन समझौतों के तहत दोनों में टेक्नोलॉजी शेयरिंग से लेकर डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की कही गई है। यानी हथियारों का लेन देन हो और हथियारों की टेक्नोलॉजी का भी लेन देन हो, इसको लेकर बातचीत हुई है। तो कहीं न कहीं जापान के इस एक्टिव होने के बाद पर इन सब के बीच में भारत ने भी बिल्कुल धूम सा मचा दिया है और दुनिया अब भारत के पीछे भी पड़ी हुई है। और ये खबर तो सीधे सीधे गौरवान्वित करने वाली बात है। भारत ने हाल के दिनों में हथियारों के बाजार में बहुत तेजी से कदम बढ़ाया है और ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ कदम भले पश्चिमी और यूरोपीय देशों को उतना रास न आ रहा हो, पर ये कदम भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। अभी हाल में आपने खबर सुना होगा जिसमें ये कहा गया कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से निर्णय लिया कि हथियारों को नहीं खरीदना है, उससे भारत के पास हथियारों की कमी हो जाएगी और भारत को अगर अचानक जंग लड़ना पड़ेगा तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने इसके लिए जरूर कुछ न कुछ सोच रखा होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत अगर खरीदना बंद नहीं करेगा तो बेचेगा कब? दुनिया तो यही सवाल करेगी, अगर तुम्हारे हथियार और अगर तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके के हैं कि तुम आपूर्ति कर सकते हो, तो फिर तुम खुद का क्यों नहीं खरीदते? क्यों दूसरे से खरीद रहे हो और अपने हथियार को हमें बेचने के लिए आगे बढ़ रहे हो, चूना लगा रहे हो क्या? भारत को अपनी नीतियों का फल मिलता हुआ दिख रहा है। कूटनीतिक रूप से भारत को जीत मिल रही है कि चीनी सेना अभी फिलहाल तो घसक रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत के हथियारों को नया मार्केट मिल रहा है। 9 बड़े देशों ने भारत के आकाश सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाया है और इस आकाश डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए ये 9 देश आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने 9 देशों के नाम का खुलासा तो अभी नहीं किया है कि कौन कौन से देश हैं जो इस खरीद में इंटरेस्टेड है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ देश दक्षिण अमेरिका के हैं तो वहीं कुछ देश साउथ चाइना सी के हैं। साउथ चाइना के सी के फिलीपींस का नाम तो यूं ही मुंह पे आ जाता है, कंबोडिया भी है और कथित तौर पर भारत ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है वियतनाम को, उसके जरिए भी वियतनाम भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैसे क्या आप इस मूव से भारत सरकार के संतुष्ट हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।